कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं यहाँ, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास, मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के वादे के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, इसके अंतर्गत हम लोक प्रशासन के 6 चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि 6 चरणों में विकास किस तरह से लोक प्रशासन का हुआ है। उसके अलावा लोक प्रशासन का प्रारंभ कैसे हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, इसमें लोक प्रशासन का प्रारंभ कैसे हुआ, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो हमें नदी घाटी की कई तरह की सभ्यताएं नजर आती हैं, और जब ये सभ्यताएं, इन सभ्यताओं पर नजर पड़ती है तो हम एक सीधी सी बात हमें यह पता चलती है कि इन सभी सभ्यताओं ने प्रशासन को विशेष महत्व दिया है। प्रशासन को विशेष महत्व दिया है, कानून व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने पर, न्याय की प्रक्रिया पर बल दिया है। भारत में तो प्राचीन काल से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अलग ही महत्व दिया जा रहा है। इस संदर्भ पर किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है भारत के बारे में कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। निश्चित रूप से यह बात हमें सत्य प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से भारत, मेसोपोटामिया जैसे देशों में, सभ्यताओं में प्रशासन को महत्व दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य ने किस प्रकार से अर्थशास्त्र में हमारे प्रशासन के बारे में बात करी है। प्राचीन काल में क्या प्रशासन था, सरकारी अधिकारी एवं लगान वसूली से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण विभाग के बारे में इन्होंने बहुत सी जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा रोमन शासकों ने जो महत्वपूर्ण, इन्होंने वैधानिक मानदंड एवं स्वरूप को महत्ता प्रदान करी है। प्रसाद देश के बारे में हमें जानना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह ऐसा देश है संसार का जिसमें लोक प्रशासन के कर्मचारियों को योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनकी भर्ती प्रक्रिया को महत्व दिया गया है। यह बात याद रखिएगा प्रसाद देश के बारे में, और ये आप अपने आंसर में एग्जाम्पल के रूप में भी प्रसाद देश को जोड़ सकते हैं, जहां उन्होंने योग्यता और गुणों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को महत्व दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने लोक प्रशासन के विकास के स्वरूप के बारे में बात होती है। जब विकास के स्वरूप के बारे में बात होती है तो स्वरूप के तौर पर हमें 2 बातें नजर आती हैं। एक प्रक्रिया नजर आती है एक विषय के रूप में, और एक अध्ययन नजर आता है। इसका मतलब यह है कि लोक प्रशासन का स्वरूप हमें प्रक्रिया के रूप में नजर आती है और अध्ययन के रूप में नजर आती है। अब प्रक्रिया के रूप में कैसे नजर आती है, जब हमारे बनाए हुए कानूनों को लागू करना होता है, उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है, तो वह प्रक्रिया के, लोक प्रशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जब नीतियों में कुछ सुधार करने होते हैं, जब कुछ संशोधन करने होते हैं और उसका अध्ययन जब करना होता है, तो यह एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर लोक प्रशासन का स्वरूप क्लियर होता है, और शायद यही बातें हम अंदर पढ़ेंगे। प्रक्रिया के रूप में चीन, प्रसा, जर्मनी जैसे देश हैं जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत अधिक महत्व दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, मैंने आपको बताया कि जब प्रक्रिया में लागू करने को महत्व दिया जाता है तो उसमें प्रशिक्षण का महत्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। भारत में लवासना आज के समय में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभा रही है। अध्ययन के विषय में के रूप में हम कैसे, जैसे कोई संशोधन करना चाहते हैं किसी प्रशासन में, तो वहां पर इसका महत्व बढ़ जाता है। जूडो विल्सन साहब को इसका जनक कहा जाता है।
ठीक है, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले याद रखिए, यदि हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप उन्हें लाइक करें। लाइक करने के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबा लें, ताकि हम जब महत्वपूर्ण वीडियोस डालें तो उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद लोक प्रशासन के विकास के चरण के बारे में पढ़ेंगे। जब चरणों की बात करेंगे तो इसमें 6 चरण हमारे सामने आएंगे, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। उनकी विशेषताएं क्या हैं इन चरणों में, उनके प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ मत है, वो क्या मत है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा इन मतों का मतलब प्रत्येक चरण में कुछ लोग ऐसे विचारकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो इन मतों का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक नजर में देख लेते हैं कि पहले चरण में क्या है। पहले चरण में राजनीतिक और प्रशासन द्वैतवाद के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह चरण 1887 से 1926 के बीच में है। द्वितीय चरण प्रशासनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिसमें सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। यह 1926 से 1937 के बीच में है। तीसरा जो सिद्धांत द्वितीय चरण में बताए गए हैं, तीसरे चरण में उन्हीं सिद्धांतों को चुनौती दी गई है। यह चरण 1938 से 1947 के बीच में है। चौथे चरण में स्वरूप का संकट अवस्था, इसमें लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, इस पर ही विचारकों के मध्य में कई तरह के मतभेद उत्पन्न हो गए। इस चरण की बात करते हैं तो यह 1948 से 70 के बीच में है। पांचवा चरण है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है। यह 1971 से 1990 के बीच में है। और जो छठवां और अंतिम चरण है, इसमें उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, और यह 1991 से लेकर वर्तमान तक चल रहा है। ठीक है, अब इन चरणों को क्रमशः हम पढ़ना शुरू करेंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां इनके माध्यम से हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो जब प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में हमने अभी क्या पढ़ा कि प्रशासन और राजनीति को अलग अलग काम करने की सलाह इस चरण में दी जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम चरण को जो जन्म माना जाता है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके लेखक हैं वुड्रो विल्सन, जिसे लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। एक बार मैं फिर दोहराऊंगा, वुड्रो विल्सन जिसे लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 3 नंबर में यह क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे याद रखें तो बेहतर होगा। इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है वह राजनीति और प्रशासन को इसमें अलग अलग बताया गया है। इनकी विशेषताएं बताई गई हैं, ये किस तरह से काम कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी प्रदान करी है। इस मत का मतलब राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, इस मत को जिन्होंने समर्थन किया है वो L.E.D. व्हाइट साहब हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में। और इसी पुस्तक को याद रखिएगा, इसी पुस्तक को इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है, तो लोक प्रशासन में प्रथम अनुशासन के रूप में इसे प्रतिष्ठा मिली है। मतलब लोक प्रशासन में अनुशासन कितना जरूरी है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने लोग प्रथम चरण की 2 प्रमुख विशेषताएं आती हैं। 2 प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनको आप याद रखेंगे लिखते समय भी, और ये बातें आपके आंसर में होनी चाहिए। इस बात को आप दिमाग पे बिठा लीजिए। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, लोक प्रशासन को एक विषय माना गया, उसमें अध्ययन करना शुरू हो गया, उसके बारे में कई तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बातें होने लगी। इस तरह से जब बातें होने लगी तो उसे एक विषय घोषित कर दिया गया। दूसरी विशेषता क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका कि राजनीति और प्रशासन को इसमें अलगाव के भाव से देखा गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय चरण हमारे सामने आता है। द्वितीय चरण के बारे में क्या है, सिद्धांतों को इसमें महत्व दिया गया। यहां पर यदि हम कीवर्ड के बारे में बात करें कि द्वितीय चरण का कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड की जब बात करते हैं हम, तो द्वितीय चरण का कीवर्ड है सिद्धांत। यहां पर कई तरह के सिद्धांतों को महत्व दिया गया।
इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी जो शुरुआती पुस्तक है, मतलब द्वितीय चरण की जो शुरुआती पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1927 में लिखा गया। ठीक है, इसके लेखक कौन है वो हम जान लेते हैं। विलोबी साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का जो मत है, या यह कह लीजिए कि द्वितीय चरण का जो मत है वो यह है कि लोक प्रशासन में सिद्धांत होते हैं जिनके प्रयोग से लोक प्रशासन में दक्षता लाई जा सकती है। मैं एक बार फिर बोलता हूं कि लोक प्रशासन में सिद्धांत होते हैं जिनके प्रयोग से लोक प्रशासन में दक्षता लाई जा सकती है। अब इस विचार के मतलब द्वितीय चरण के समर्थक कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब समर्थकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें कई नाम दिखाई देते हैं। इनमें से पहला नाम जो है वो मूनो और रेले हैं। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं और इनकी जो पुस्तक है महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1939 में लिखी गई है। हेनरी फेयोल दूसरे विचारक हैं। 1916 में इनकी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं। इसके अलावा मैरी पाकर साहब हैं। क्रिएटिव एक्सपीरियंस इनकी पुस्तक है, 1934 में लिखी गई है, 4 सिद्धांत दिए हैं। लूथर गुलिक और उर्बिक साहब पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में इनकी पुस्तक लिखी गई है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि गुलिक साहब ने 10 सिद्धांत दिए हैं और उर्बिक साहब ने 8 सिद्धांत दिए हैं। इसी प्रकार FW टेलर साहब हैं, वो भी द्वितीय चरण का समर्थन करते हैं। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध जैसी कुछ चीजें लिखी हैं। मैक्स वेबर साहब हैं, नौकरशाही से संबंधित कई तरह के सिद्धांत दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने द्वितीय चरण की कुछ विशेषताएं आती हैं। जिस तरह की प्रथम चरण की विशेषताएं याद रखना जरूरी था, द्वितीय चरण की विशेषताओं को भी याद रखना है। द्वितीय चरण में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे सिद्धांतों का स्वर्ग कहा जाता है। यह आपका कीवर्ड है। द्वितीय चरण को सिद्धांतों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व दिया गया। द्वितीय चरण में किस चीज को महत्व दिया गया? यांत्रिक चरण को। इसी चरण का किस तरह से विरोध होता है, इसका अध्ययन हम तीसरे चरण पर करेंगे, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। सिद्धांतों की उपस्थिति के कारण लोक प्रशासन को एक विज्ञान की जो मान्यता दी गई, ये द्वितीय चरण में ही दी गई। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की। मैंने आपको क्या बोला कि तृतीय चरण में द्वितीय चरण के सिद्धांतों का कुछ विरोध किया गया। इसलिए इस चरण को चुनौतियों का काल कहा गया। द्वितीय चरण में अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के बारे में इस चरण को हम देख सकते हैं। इसमें मानव संघवाद को किसको महत्व दिया गया? मानव संघवाद को तृतीय चरण में महत्व दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय चरण में जब हम देखते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि यांत्रिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया थी। आखिर ऐसा क्यों था? इसका कारण क्या था कि इसका विरोध कर रहे थे? उसका कारण यह था कि विश्व की महान आर्थिक मंदी के दौरान प्रशासनिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रबंध की उपयोगिता जो थी वो औचित्यहीन हो गई थी, उसको महत्व नहीं मिल रहा था, इसलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमें सबसे पहले नजर आता है कि अल्टन मेयो के नेतृत्व में हार्थोनो के प्रयोग हुआ और उसमें कुछ परिणाम स्वरूप मानव संघवाद नई एक अवधारणा अस्तित्व में आई। तृतीय चरण में मैंने आपको बताया कि मानव संघवाद को कीवर्ड क्या याद रख सकते हैं? मानव संघवाद, जिसमें संगठन में मानव तत्व को समावेशित किया गया। इसके प्रमुख समर्थकों में देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहले समर्थक हैं जिनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, 1938 में इन्होंने लिखी है, वो साहब हैं बर्नार्ड साहब हैं। सिद्धांत नहीं बल्कि इन्होंने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बल दिया। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिद्धांतों के विरोध में बात होगी और मानव संघवाद, मानव तत्व को समावेश करने वाली जो बातें होंगी वो तृतीय चरण में होंगी। दूसरे जो समर्थक हैं हार्वर्ड साइमन साहब हैं। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों को मुहावरा घोषित कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रतिक्रिया हो रही थी द्वितीय चरण के। तो इन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को मुहावरा तक घोषित कर दिया। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? प्रोवर्ब्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में लिखी गई है। तीसरे हैं रॉबर्ट डहाल साहब, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। इसमें लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास में 3 समस्याएं बताई गई हैं। मैंने बोला ना कि ये द्वितीय चरण का विरोध के रूप में ये चरण है, मतलब तीसरा चरण है। समर्थक भी उसी तरह की बातें करेंगी जो आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने में हमें सबसे पहले तीसरे चरण की विशेषताओं के बारे में नजर डाल लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसे याद रखना है कि इसे चुनौतियों का काल कहा गया है। ये आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा। तृतीय चरण को चुनौतियों का काल कहा गया है। इसमें सिद्धांतों को चुनौती दी गई है। मैंने बार बार आपको बोला है, लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में यांत्रिक दृष्टिकोण के स्थान पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब मानव तत्व को तीसरे चरण पर महत्व दिया गया है। यह याद रखना है। अब तीसरे चरण के द्वारा कुछ अवधारणाओं का उदय हुआ। ये अवधारणाएं यदि आप लिखते हैं तो आप दूसरों से प्लस रहेंगे। मानव संबंध के बारे में अवधारणा प्रस्तुत हुई। अल्टन मेयो साहब ने इसे दिया है, ये याद रखिए। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। व्यवहारवाद की एक अवधारणा विकसित हुई है जिसे हार्वर्ड साइमन साहब ने दिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण में ही। जब तीसरे चरण में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और उसी का अगला कदम चतुर्थ चरण के रूप में हमारे सामने आता है। चतुर्थ चरण में हम क्या देखते हैं कि अब तक की बातों को नकार दिया गया है। जो पहले चरण में, द्वितीय चरण में और तीसरे चरण में जो बातें कही गई हैं, जो सिद्धांत कही गई हैं, इस चरण ने तो उन सभी सारी बातों को ही नकार दिया है। इस चरण के विचारकों को कुछ नया करने का, कुछ नई सोच के बारे में आपको पता चलेगा। और इस चरण को हम स्वरूप का संकटा अवस्था, मतलब जो आपका कीवर्ड है वो है स्वरूप का संकटा अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन की अब तक की उपलब्धियों को नकार दिया गया, इसमें यही बात कही गई है। उसके बाद लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दिए जाने के कारण विज्ञान मानने का दावा। उसमें जो तीसरा चरण था उसमें विज्ञान माना गया था लोक प्रशासन को, ठीक है, लेकिन इसने उस चीज को पूरी तरह से नकार दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के स्वरूप का संकट खड़ा हो गया। भाई जब इसने ऊपर के तीनों चरणों को नकार दिया तो लोक प्रशासन को विषय माना जाए, लोक प्रशासन को प्रक्रिया माना जाए, लोक प्रशासन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, लोक प्रशासन का अध्ययन कैसे किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर एक संकट खड़ा हो गया। और जब संकट खड़ा हो गया तो इसे लोक प्रशासन का स्वरूप का संकटा अवस्था नाम दिया गया। मैं एक बार फिर कहता हूं कि चतुर्थ चरण को लोक प्रशासन का स्वरूप का संकटा अवस्था कहा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब संकट खड़ा हो गया तो भाई कुछ ना कुछ विकल्प तो तलाशना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर की सारी चीजें खारिज कर दी और बता भी कुछ नहीं रहे हो। तो इन्होंने विकल्प के रूप में प्रशासनिक विज्ञान को महत्व दिया। यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब सारी चीजें ऊपर की खारिज करी तो इन्होंने क्या कहा कि हम प्रशासनिक विज्ञान को महत्व देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने लोक प्रशासन के अंतर्गत चतुर्थ चरण में कौन सी अवधारणाएं अस्तित्व में आई उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए 4 अवधारणाएं। फ्रेडरिकस साहब ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा दी, विदनर साहब ने विकास प्रशासन की अवधारणा दी, वाल्डो साहब ने नवीन लोक प्रशासन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चेस्टर बर्नार्ड साहब ने व्यवस्थावाद की अवधारणाएं दी। इन अवधारणाओं को यदि अपने आंसर में आप लिखेंगे तो आप दूसरों से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है 5वां चरण। 5वें चरण में पंचम चरण क्या है, बात करता है, ये राजनीतिक और प्रशासनिक द्वैतवाद की मान्यता को समाप्त करता है। जो पहले चरण में बताया गया था कि पहले चरण में राजनीतिक और प्रशासनिक द्वैतवाद को मान्यता प्रदान की गई थी, 5वें चरण में आकर इसको खत्म कर दिया जाता है। इसमें कहा जाता है पहले राजनीति को अलग देखा जा रहा था, प्रशासन को अलग देखा जाता था, लेकिन 5वें चरण ने क्या बोला कि भैया दोनों समन्वय से काम करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलता है, एक माना जाने लगा। देखिए मैंने आपको बोला कि इसमें बोला गया कि राजनीति प्रशासन में अंतर नहीं है, बल्कि दोनों के समन्वय से ही अच्छे लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, विभिन्न विषयों के विद्वानों ने लोक प्रशासन में रुचि लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोक प्रशासन के विषय में कई तरह के विषय सम्मिलित हो गए। लोक प्रशासन में सामाजिक विषय भी सम्मिलित हो गया, लोक प्रशासन में वैज्ञानिक विषय भी सम्मिलित हो गया। इस तरह से कई विषयों को लोक प्रशासन में सम्मिलित कर लिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करें,
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन दबा लें ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण क्लासेस आपको मिलती रहें और आप उसका फायदा अच्छी तरह से उठाते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लोक प्रशासन की जो 5वें चरण में क्या अवधारणाएं उदित हुई, अरे इसमें भी 4-5 अवधारणाएं हैं। देखिए आपको प्लस पॉइंट है, ये आपके आंसर राइटिंग को अच्छा करने में महत्वपूर्ण भूमिका। एजेक कलदेव साहब ने लोक नीति उपागम की अवधारणा दी। डेविड साहब ने उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा दी। विसेंट अस्ट्रॉम साहब ने लोक विकल्प उपागम की अवधारणा दी। फेदर रिवंस साहब ने द्वितीय मिन्नो ब्रिक्स सम्मेलन में इन्होंने कुछ बातें ऐसे करी जो इसकी अवधारणा के रूप में हम पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने छठवां चरण आता है। छठवां चरण क्या होता है? छठवां चरण में सबसे पहले तो ये जान लीजिए आपकी ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसने छठवें चरण को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो वो कुछ जैसे सोवियत संघ का जो 1991 में विघटन हुआ, विघटन के बाद क्या हुआ कि साम्यवाद का महत्व कम हुआ, पूंजीवाद का महत्व बढ़ा। फिर दूसरा विश्व व्यापार संगठन WTO उदय हुआ। इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को महत्व दिया गया। तीसरा 2008 का जो आर्थिक संकट है जिसमें हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाए जाए, इस ओर ऐसी सोच बढ़ने लगी। ठीक है, ये केवल भारत की बात नहीं बल्कि विश्व में सारा विश्व के हर देश आत्मनिर्भर होने की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे। इसकी विशेषता क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो छठवां चरण है उसमें पूंजीवादी व्यवस्था को महत्व दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण का दौर हमारे सामने देखने को मिलता है। इसके अलावा सूचना का अधिकार और PPP मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को मान्यता मिली। सूचना का अधिकार कब आया है? 2005 में। मतलब इस चरण में इस तरह की मान्यताओं को महत्व देना शुरू कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने छठवें चरण की 3 अवधारणाएं आती हैं, वो देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2 अवधारणा दी गई है और एक अवधारणा रोजमेरी साहब के द्वारा दी गई है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा नव लोक प्रबंधन की अवधारणा दी गई है और सुशासन और ई शासन की अवधारणा दी गई है। इसके अलावा रोजमेरी साहब के द्वारा तीसरे मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उसका अध्ययन हम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत के संदर्भ में लोक प्रशासन का विकास कैसा हुआ ये जान लेते हैं। तो लोक प्रशासन का अध्ययन 1930 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। इसके अलावा 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय में स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय सुशासन विभाग, जिसके अध्यक्ष महादेव प्रसाद शर्मा थे, प्रथम अध्यक्ष, याद रखिएगा। लोक प्रशासन में इन्हें प्रथम प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में 1959 में सर्वप्रथम लोक प्रशासन का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को प्रारंभ किया गया। ये भारत में लोक प्रशासन की बात चल रही है, आप याद रखिएगा। अपी लॉबी रिपोर्ट के अनुसार 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली का गठन हुआ, जो भारत का प्रमुख लोक प्रशासन संबंधी अनुसंधान संस्थान है। आप समझिए, लोक प्रशासन एक विषय बन गया और उस पर अनुसंधान होना शुरू हो गए। आप गूगल में जाकर कई तरह के इस तरह की अनुसंधान चाहें तो पढ़ सकते हैं यदि आपके पास टाइम है, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि आप लोक प्रशासन से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी में 1987 में एक विषय के रूप में ही शामिल कर लिया गया। मतलब जो ऑप्शनल लिए जाते थे उसमें लोक प्रशासन एक विषय के रूप में शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में लोक प्रशासन के विकास के बारे में। जब इसकी चर्चा करते हैं तो सागर विश्वविद्यालय में 1968 में लोक प्रशासन की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके अलावा एमपीपीएससी ने 1989 में, मतलब यूपीएससी के 2 साल बाद ही एमपीपीएससी ने इसे एक विषय के रूप में शामिल कर लिया। अब तो ऑप्शनल खत्म हो गया है, लेकिन जब ऑप्शनल चलते थे तो आप लोक प्रशासन का ऑप्शनल लेकर भी उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि लोक प्रशासन से संबंधित सभी वीडियोस हमारे चैनल में आपको बिल्कुल फ्री रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन्हें देखें और इन्हें अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो उनका भी लाभ उठा सकें।
हम इसका किसी भी तरह का चार्ज नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको मैक्सिमम और अच्छी चीजें पहुंचाना है। विनम्र निवेदन है कि आप इसका यूज करें, ठीक है। जो क्लास आपने पढ़ी है उसकी पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से मैं एक बार कहूंगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की कई तरह की फ्रूटफुल वीडियोस का लाभ उठाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।